हेलो दोस्तों, मैं खुशी आप सभी दोस्तों का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल के एजुकेशन पर। एंड सभी दोस्तों को चैत्र नवरात्रा की हार्दिक शुभकामनाएं। वन लाइनर वीडियो का आज 9वां वीडियो है। इससे पहले 8 वीडियो अपलोड किया जा चुका है। आई होप आप सभी दोस्त उसे ज़रूर देख लिए होंगे और देखने के साथ साथ आप लोग नोट्स भी ज़रूर बना रहे होंगे, क्योंकि नोट्स नहीं बनाएंगे आप तो रिवीजन कैसे करेंगे, और रिवीजन नहीं करेंगे तो पिछला सारा क्वेश्चन भूल जाएंगे ना। इसलिए रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है और प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन लगाइएगा ज़रूर। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन लगाने से क्या होता है कि हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ता है, क्योंकि हम जो पढ़ते हैं तो पता भी तो चलना चाहिए ना कि हाँ इसी टाइप सा क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। तो जब आप क्वेश्चन लगाओगे प्रीवियस ईयर तो आप लोगों को फील होगा कि बिल्कुल सही डायरेक्शन में पढ़ाई हो रही है। और दूसरा बेनिफिट क्या होगा कि दूसरा बेनिफिट होगा जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाओगे तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी, क्योंकि आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लगाते रहोगे तो आपको ध्यान में रहेगा बिल्कुल कि हाँ इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर वो होगा। नहीं तो आप एग्जामिनेशन हॉल में जाओगे तो लगेगा क्वेश्चन देख के यार इसका आंसर ए होगा कि बी होगा, ऐसा टाइप सा कन्फ्यूजन होने लगता है। पढ़ा पढ़ा तो लगता है लेकिन कॉन्फिडेंस लेवल कम हो जाता है, जिसके कारण बस क्वेश्चन गलत हो जाते हैं एक दो, और एक दो के वजह से ही तो बहुत सारे बच्चे छट जाते हैं। सो प्लीज़ आप लोग प्रीवियस क्वेश्चन ज़रूर लगाइएगा। आइए देर ना करते हुए आज को प्रारंभ करते हैं। आज वाला क्वेश्चन सबको देखते हैं। आज भी क्वेश्चन बहुत मज़ेदार हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, मानव पाचन तंत्र का अवरोही क्रम कौन सा है। तो मानव पाचन तंत्र का अवरोही क्रम है, पहले मुख गुहा, फिर ग्रसनी, फिर पेट, फिर छोटी आंत, भोजन, ऐसे करके आता है। अंतिम बार लास्ट टाइम छोटी आंत में आता है, ठीक है। इसीलिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि भोजन का संपूर्ण पाचन कहाँ होता है। तो भोजन का संपूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है। और अगर वही आपसे पूछ लिया जाए कि पोषक तत्वों का अवशोषण कहाँ होता है, तो पोषक तत्वों का अवशोषण भी छोटी आंत में होता है। अगर वही आपसे घुमा कर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जल का अवशोषण कहाँ होता है, तो जल का अवशोषण बड़ी आंत में होता है। अगर थोड़ा डेप्थ में जाके क्वेश्चन पूछेगा तो आपसे पूछ सकता है कि बड़ी आंत के कौन से भाग में जल का अवशोषण होता है, तो बड़ी आंत के कोलोन वाला भाग में जल का अवशोषण होता है। और बड़ी आंत छोटी आंत से संबंधित विस्तार पूर्वक मैं कल पढ़ा चुकी हूँ। एक भी क्वेश्चन आप लोगों का छोटी आंत बड़ी आंत से संबंधित नहीं छूटेगा। तो प्लीज़ आप लोग कल वाला वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। और हर्ट से संबंधित भी कल वीडियो में पूरा विस्तार पूर्वक मैं पढ़ा चुकी हूँ। तो आइए आज नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, 5 वर्ष के बच्चों में दांतों की संख्या कितनी होती है। तो 5 वर्ष के बच्चों में दांतों की संख्या होती है 20। कितनी होती है? 20, जिसे दूध का दांत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दूध का दांत कहा जाता है। और ये 20 दांत वापस से टूट जाते हैं और फिर 20 दांत होते हैं। इसीलिए एक क्वेश्चन पूछता है कि मानव जीवन में कुल कितनी दांतें हैं जो 2 बार आती हैं। तो 20 दांतें ऐसी है जो 2 बार होती है, ठीक है, क्योंकि एक बार तो दूध का दांत होता है 20, फिर टूट जाता है, फिर 20 दांत होता है। एक ये क्वेश्चन हो गया। दूसरा आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कितनी दांत है जो मानव जीवन काल में सिर्फ एक बार ही होता है। तो 12 दांत ऐसा है जो केवल एक ही बार होता है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि मानव की कुल दांतों की संख्या कितनी है एडल्ट में, ठीक है। तो कितनी दांतों की संख्या होती है मानव की? 32। कितनी होती है? 32। 16 ऊपर 16 नीचे वाला जबड़े में, ठीक है। तो कुल दांतों की संख्या हो गया 32। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है दांत से संबंधित कि हमारा दांत किस प्रकार का दांत है। तो हमारा दांत जो है ये हेट्रोडंट प्रकार का दांत है। किस प्रकार का? हेट्रोडंट प्रकार का दांत है। इसे हेट्रोडंट क्यों कहा जाता है? इसे हेट्रोडंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमारे दांतों का आकार सबका अलग अलग होता है। क्या दांत हमारा एक प्रकार का है? नहीं, अलग अलग टाइप सा है। कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई नुकीला है, कोई चरकुट्ठा है, इस टाइप सा है। इसीलिए इसे हेट्रोडोंट कहा जाता है, ठीक है। और हमारे दांत को डाइफिडोडोंट भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है डाइफिडोडोंट? इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमारा दांत 2 बार निकलता है। कितनी बार निकलता है? हमारा दांत 2 बार निकलता है। इसे हिंदी में द्विवारदंती भी कहा जाता है। द्विवारदंती आपको मैं अभी जस्ट बताई हूँ कि 20 दांत दूध का दांत होता है जो टूट जाता है, फिर वापस से 20 दांत होता है। इसीलिए इसे डाइफिडोडोंट या फिर द्विवारदंती कहा जाता है। और हेट्रोडोंट क्यों कहा जाता है? क्योंकि हमारे दांतों का प्रकार अलग अलग होता है। आइए दांतों के प्रकार के बारे में देख लेते हैं। तो हमारे दांतों का प्रकार कितना होता है? कुल हमारे दांत 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर। रुकिए लिख देती हूँ। इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर, ठीक है। ये हमारे दांतों का प्रकार हो गया, जिसे हिंदी में कहा जाता है कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक, चवर्णक। कौन कौन सा? कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक, चवर्णक। और इनकी संख्या किस प्रकार की होती है? तो इंसीजर की संख्या 4 होती है,
ठीक है, 4 ऊपर 4 नीचे 8 होती है कुल। अगर ऊपर और नीचे वाले जबड़े को मिला के देखिएगा तो 8 दांत होता है। इंसीजर की संख्या 8 होती है, 4 ऊपर वाले जबड़े में 4 नीचे वाले जबड़े में। केनाइन की संख्या होती है 4, 2 ऊपर 2 नीचे। प्री मोलर का संख्या भी 8 होता है, 4 ऊपर वाले जबड़े में 4 नीचे वाले जबड़े में। जबकि मोलर की संख्या 12 होती है, 6 ऊपर वाले जबड़े में 6 नीचे वाले जबड़े में, ठीक है। इंसीजर जिसको आप स्माइल करते टाइम जो दांत दिखता है ना, 4 दांत ऊपर 4 दांत नीचे, उसे इंसीजर कहा जाता है। उसके जस्ट बगल में 2 नुकीले नुकीले दांत दिखते हैं, एक इस साइड लेफ्ट साइड, एक राइट साइड, और ठीक नीचे एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड, उसे केनाइन कहा जाता है। और केनाइन के जस्ट बगल में प्री मोलर होता है, 4 ऊपर वाले जबड़े में और 4 नीचे वाले जबड़े में। उसके बगल में जस्ट 6 दांत ऊपर वाले जबड़े में होता है और 6 दांत नीचे वाले जबड़े में होते हैं, 3 लेफ्ट में 3 राइट में, और फिर नीचे वाले जबड़े में 3 लेफ्ट में 3 राइट में, ऐसे करके मोलर होता है, ठीक है, जिसे चहुआ कहा जाता है गाँव में। तो हमारे दांतों की प्रकार कितनी है? 4, ठीक है। 8 इंसीजर, 4 केनाइन, प्री मोलर 8, मोलर 12, कुल मिला के कितने हो गए? तो कुल मिला के हो गए 32 दांत, ठीक है। आई होप दांतों से संबंधित एक भी क्वेश्चन आप लोगों का नहीं छूटेगा। अगर फिर दांतों से संबंधित कोई क्वेश्चन आएगा आगे तो मैं उसको बता देती रही हूँ, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, एक और क्वेश्चन, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि मानव के जीवन काल में कुल कितनी दांत निकलती है, तो अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ लेगा तो फिर उसका आंसर हो जाएगा 52। कितना हो जाएगा? 52। क्यों हो जाएगा 52? क्योंकि देखिए 20 दांत तो दूध का दांत निकलता है एक बार, फिर वो टूटता है तो 20 दांत निकलता है, तो 20 20 40 हो गया। और 12 दांत अस्थायी रूप से निकलता है जो कभी टूटता नहीं है, एक ही बार टूटता है बूढ़े होने के बाद। तो कुल दांतों की संख्या कितनी हो जाएगी? 20 20 40 और 12 52 हो जाएगा ना। इसीलिए तो जब भी दांत से संबंधित क्वेश्चन आएगा तो आप लोग नोटिस करके उसे देखिए क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है, तो क्वेश्चन के पूछने के तरीके से आंसर चेंज हो जाएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 5 वर्ष के बच्चों के निचले जबड़े में दांतों की संख्या कितनी होती है? तो निचले जबड़े में दांतों की संख्या कितनी होती है? 10 होगा, क्योंकि नीचे जबड़े और ऊपर वाले जबड़े दोनों मिला के जब 20 होता है तो नीचे वाले जबड़े में कॉमन सी बात है 10 होगा, ठीक है। और अगर वहीं सिर्फ ये रहता कि नीचे वाले जबड़े में दांतों की संख्या कितनी होती है, तो अगर बच्चा और एडल्ट कुछ मेंशन नहीं करे तो आप खुद एडल्ट समझ लीजिएगा कि बड़े आदमी के बारे में पूछ रहा है, तो 16 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ मेंशन कर दिया है कि 5 वर्ष के बच्चे के निचले जबड़े में दांतों की संख्या कितनी होती है, इसलिए इसका आंसर 10 हो जाएगा, ठीक है। छोटे बच्चे के जबड़े में कौन से दांत नहीं होते हैं? तो प्री मोलर जो है वो छोटे बच्चों के दांतों में नहीं पाया जाता है। ये एडल्ट होने के बाद, थोड़ा सा एज बढ़ता है जब दूध का दांत टूट जाता है, इसके बाद प्री मोलर होता है, ठीक है। आपको तो मैं बताई ना कि प्री मोलर दूध के दांत मात्र 20 होते हैं और 12 दांत जो है वो सिर्फ एक बार निकलता है और वो एज होने के बाद ही टूटता है, तो वो प्री मोलर ही है, ठीक है। कौन सा है? प्री मोलर है। नहीं सॉरी, प्री मोलर नहीं है, प्री मोलर तो अग्रचवर्णक है ना। अच्छा, उसका नाम तो मैं बताई थी ना आप लोगों को, बिल्कुल बताई थी। तो कौन से दांत हैं जो बच्चों में नहीं पाया जाता है? प्री मोलर बच्चों में नहीं पाया जाता है। बच्चों में कौन कौन से दांत पाए जाते हैं? तो बच्चों में इंसीजर पाए जाते हैं जो 8 होते हैं, केनाइन पाए जाते हैं जिसकी संख्या 4 होता है, और प्री मोलर की संख्या कितनी होती है? तो 0 होती है, और मोलर की संख्या तो 8 होती है। तो बच्चों में कौन सा दांत नहीं पाया जाता है? तो बच्चों में प्री मोलर दांत नहीं पाया जाता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जबड़े में दांतों के जोड़ को किस नाम से जाना जाता है? तो जबड़े में जो दांतों का जोड़ होता है उसे थेकोडोंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसे थेकोडोंट कहा जाता है। थेकोडोंट मतलब देखिए, आप छोटा छोटा बच्चा में जिसका दांत निकलता है उसको नोटिस कीजिएगा। जब उसका दांत निकलता है तो दांत निकलने से पहले मसूड़ा में एक चरकुट्टा टाइप सा मसल्स का ही आकार बन जाता है, जिसको देख के ही, जिसमें हल्का हल्का सूजन भी हो जाता है, देख के ही लगता है कि हाँ अब बच्चों को दांत निकलने वाला है। उसी के अंदर से दांत निकलता है, तो दांत का मसल से जो ज्वाइंट होता है ना, उसी को थेकोडोंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसको थेकोडोंट कहा जाता है, ठीक है। और डाइफियोडोंट किसे कहा जाता है और क्यों कहा जाता है? तो दांत को डाइफियोडोंट कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है क्योंकि मनुष्यों में दांत 2 बार निकलते हैं। और हेट्रोडोंट क्यों कहा जाता है? तो हेट्रोडोंट मनुष्य के दांत को इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसके दांतों का आकार अलग अलग होता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है दांतों का मुकुट किससे बना होता है? तो दांतों का मुकुट जो है वो इनामेल से बना होता है। किससे बना होता है? इनामेल से बना होता है। इनामेल से संबंधित कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं।
इनामेल जो है वो दांतों का बाहरी लेयर होता है, जैसे चौवा हो गया, चाहे जितना भी दांत है उसका बाहरी लेयर जो है ना उसे इनामेल कहा जाता है। और इनामेल बना किससे होता है, तो इनामेल जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। इसीलिए वो ऐसा भी एक क्वेश्चन आता है कि हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा है, तो हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग इनामेल ही होता है। ठीक है, देखिएगा कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, फिर उसको जला उला दिया जाता है, लेकिन उसका दांत नहीं जलता, उसका दांत बच ही जाता है। उसके जब अस्थि में आप ढूंढने जाओगे तो उसको दांत मिल जाएगा। दांत क्यों मिलेगा, क्योंकि दांत जलता नहीं है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग पार्ट होता है। इसीलिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग क्या है, तो कौन सा कठोर भाग है, इनामेल। इनामेल बना किससे होता है, तो इनामेल बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। ठीक है, और इनामेल क्राउन का ऊपर वाले लेयर को कहा जाता है। अगर ऊपर वाले लेयर नहीं देगा तो क्राउन भी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मानव में कुल कितनी जोड़ी लार ग्रंथियाँ होती है, तो मानव में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियाँ होती है, 3 जोड़ी होती है। कितनी होती है, 3 जोड़ी। अगर वही आपसे पूछ लेता क्वेश्चन में कि मानव में कुल कितनी लार ग्रंथियाँ होती है, तो इसका आंसर 6 हो जाता, क्योंकि 3 जोड़ी बराबर 6 होगा ना, तो 6 होता है, संख्या में 6 होता है, लेकिन अगर जोड़ा में पूछ लेगा तो जोड़ा में 3 हो जाएगा। ठीक है, कौन कौन से, तो एक तो होता है पैरोटिड लार ग्रंथि, कौन सा, पैरोटिड लार ग्रंथि, दूसरा सबमैंडिबल लार ग्रंथि, और तीसरा सबलिंगुअल लार ग्रंथि। कौन कौन से, पैरोटिड लार ग्रंथि, सबमैंडिबुलर लार ग्रंथि, सबलिंगुअल लार ग्रंथि। कभी कभी इसका लोकेशन भी पूछता है कि पैरोटिड लार ग्रंथि का लोकेशन क्या है, ये कहाँ स्थित होता है, तो ये कान के पास होता है। कहाँ होता है, लार ग्रंथि कान के पास होता है। ठीक है, एक लेफ्ट वाले कान के पास, एक राइट वाले कान के पास, तो 2 हो गया, एक जोड़ा। सबमैंडिबल का इसका लोकेशन कहाँ है, तो सबमैंडिबल लार ग्रंथि का लोकेशन होता है जबड़े के निचले वाले हिस्से में, एक लेफ्ट वाला साइड में रहता है, एक राइट वाला साइड में रहता है। सबलिंगुअल लार ग्रंथि इसका लोकेशन क्या है, तो ये जीभ के जस्ट नीचे होता है। ठीक है, जीभ के जस्ट नीचे होता है, एक लेफ्ट वाला साइड में, एक राइट वाला साइड में। तो कुल जोड़ी कितनी हो गई, 3, और संख्या में 6 हो जाएगा। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि सबसे बड़ा लार ग्रंथि कौन है, तो सबसे बड़ा लार ग्रंथि पैरोटिड लार ग्रंथि है। कौन सा, पैरोटिड लार ग्रंथि सबसे बड़ा लार ग्रंथि है। और सबसे छोटा लार ग्रंथि सबलिंगुअल लार ग्रंथि, कौन सा, सबलिंगुअल लार ग्रंथि सबसे छोटा लार ग्रंथि है, जबकि पैरोटिड लार ग्रंथि सबसे बड़ा लार ग्रंथि है। अगर लार ग्रंथि से संबंधित कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मानव लार में सर्वाधिक मात्रा में क्या होता है, तो मानव लार में सर्वाधिक मात्रा में पानी होता है। क्या होता है, मानव लार में सर्वाधिक मात्रा में पानी होता है। क्या पानी के अलावे भी कुछ चीज़ पाए जाते हैं, तो हाँ बिल्कुल, लार में पानी के अलावे भी कुछ पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, तो कुछ मात्रा में मिनरल्स भी होता है, यानी कि खनिज भी होता है। कौन कौन से खनिज लगभग पाए जाते हैं, तो सोडियम पाए जाते हैं, क्लोरीन पाए जाते हैं, पोटेशियम पाए जाते हैं, इसी टाइप से कुछ और खनिज भी पाए जाते हैं। इसके अलावा क्या पाया जाता है, तो इसके अलावा श्लेष्मा पाया जाता है, जिसे म्यूकस कहा जाता है, ये भी पाया जाता है। इसके अलावे एंजाइम भी पाया जाता है। कौन कौन से एंजाइम, लाइसोजाइम एंजाइम के बारे में आप लोग बहुत बार पढ़ चुके होंगे, प्रीवियस क्वेश्चन लगाए होंगे या फिर एग्जाम दिए होंगे, तो पक्का, क्योंकि इससे संबंधित बहुत बार क्वेश्चन देखने को मिलता होगा। लाइसोजाइम एंजाइम जो है वो हमारे आंसू में भी पाया जाता है। तो आंसू में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आंसू में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो आंसू में लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो लार में भी लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है। इसके अलावा कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो इसके अलावा टाइलिन एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है। कौन सा एंजाइम, टाइलिन एमाइलेज या फिर सलाउरी एमाइलेज भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये 2 एंजाइम हमारे लार में पाया जाता है। लार के बारे में तो आप लोग समझ ही रहे होंगे, जो हमारा जो मुख है वो चिपचिपा लगता है, पानी रहता है, उसी को तो लार कहा जाता है। और म्यूकस का काम क्या है, तो हमारे लार में जो चिपचिपापन होता है ना, म्यूकस का वही काम है कि चिपचिपा बना के रखना है। ठीक है, और लाइसोजाइम एंजाइम का क्या वर्क है, तो लाइसोजाइम एंजाइम का वर्क है कि मुंह में जो बैक्टीरिया आता है ना खाने के दौरान, या फिर देखते हैं बहुत लोगों का आदत होती है कि वो बिना हाथ धोए खाना खा लेते हैं, तो क्या हमारे हाथ में जम्स नहीं होते, बिल्कुल होते, तो वो हमारे मुंह में चले जाते हैं। तो छोटे मोटे जो बैक्टीरिया होता है उसे मारने का काम करता है लाइसोजाइम एंजाइम। ठीक है, और बहुत बड़े मात्रा में बैक्टीरिया को नहीं मार पाएगा हमारा लाइसोजाइम एंजाइम, लेकिन हाँ जो थोड़ी बहुत बैक्टीरिया होगा उसे लाइसोजाइम एंजाइम मार देता है। और बच्चों में आप देखते होंगे कि बच्चों में कुछ ज़्यादा ही लार निकलता है बच्चों का, तो बच्चे देखते हैं कभी मिट्टी उठा के मुंह में डाल लेगा, कुछ भी डाल लेगा, लेकिन उसकी तबीयत बहुत कम बिगड़ती है। क्यों बिगड़ती है, क्योंकि उसके मुँह में लाइसोजाइम की मात्रा ज़्यादा होती है और बैक्टीरिया को वो ज़्यादा मार देता है। तो बच्चों की
उन सब चीज़ों से ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। तो लाइसोजाइम का क्या है, लाइसोजाइम का काम है बैक्टीरिया को मारना। अगर वहीं टाइलिन एमाइलेज एंजाइम की बात करें तो टाइलिन एमाइलेज एंजाइम या फिर सलाउरी एमाइलेज एंजाइम भी इसी को कहा जाता है। इसका वर्क क्या है, तो इसका वर्क है कार्बोहाइड्रेट का पाचन करना। क्या काम है इसका, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करना। इससे संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछता है कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से प्रारंभ हो जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख गुहा से ही प्रारंभ हो जाता है, यानी कि हमारे मुंह से ही कार्बोहाइड्रेट का पाचन प्रारंभ हो जाता है। पाचन प्रारंभ क्या, लगभग पाचन मुख में ही हो जाता है, जबकि प्रोटीन का पाचन स्टार्ट होता है पेट से। कल वाले वीडियो में मैं बता चुकी हूँ। तो प्रोटीन का पाचन कहाँ से होता है, पेट से, जबकि कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से प्रारंभ हो जाता है, लगभग पाचन हो जाता है तो मुंह से। इसीलिए आप देखते होंगे जब हम लोग रोटी बहुत चबा लेते हैं तो हमको मीठा एहसास होने लगता है ना, बिल्कुल। तो उसका पाचन हमारे मुंह से ही होने लगता है। इसका पाचन कौन करता है, तो इसका पाचन करता है टाइलिन एमाइलेज। ठीक है, एक क्वेश्चन अभी प्रीवियस एक एग्जाम था, शायद नीट वाला एग्जाम था, उसी में ये क्वेश्चन पूछा हुआ था कि टाइलिन एमाइलेज जो है, सॉरी लाइसोजाइम एमाइलेज जो है, क्या वो वायरस को मार सकता है। तो लाइसोजाइम जो एंजाइम है वो बिल्कुल भी वायरस को नहीं मार सकता, ये सिर्फ बैक्टीरिया को मार सकता, इसमें वायरस को मारने का पावर नहीं है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग जब भी क्वेश्चन मिले आप लोग तो इस चीज़ को नोटिस ज़रूर कीजिएगा कि वो बैक्टीरिया पूछ रहा है कि वायरस पूछ रहा है। अगर वायरस पूछेगा तो ये वायरस 0.1% भी नहीं मार सकता, जबकि लाइसोजाइम एंजाइम बैक्टीरिया को मार सकता है लेकिन वायरस को नहीं। ठीक है, इससे संबंधित लगभग क्वेश्चन हाँ हो गए हैं सारे क्वेश्चन। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लार एमाइलेज अनुपस्थित होता है। तो लार एमाइलेज कहाँ अनुपस्थित होता है, ये शेर की लार में नहीं होता है। शेर की लार में क्यों नहीं होता है, क्योंकि लार एमाइलेज का क्या काम है, लार एमाइलेज का काम है कार्बोहाइड्रेट का पाचन करना। अभी तो मैं बताई ना कि टाइलिन एमाइलेज या फिर सलाउरी एमाइलेज, लार एमाइलेज एक ही को कहा जाता है। ठीक है, तो ये शेर की लार में इसलिए नहीं होता क्योंकि शेर लोग तो ज़्यादातर मांस वगैरह खाते हैं ना, तो मांस में तो ज़्यादातर प्रोटीन का मात्रा होता है, फैट का मात्रा होता है, जबकि इसका काम तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करना है। इसीलिए ये मांसाहारी जीव में नहीं पाया जाता है। तो मांसाहारी तो आप लोग खुद ही ऑप्शन में चूज कर लेंगे कौन सा मांसाहारी है कौन सा शाकाहारी है। ठीक है, तो वो लोग तो शाकाहारी चीज़ खाता नहीं है, क्या वो घास भूसा खाता है, फल वल खाता है, नहीं खाता है, वो तो सिर्फ मांस का सेवन करता है। इसीलिए उसमें लार एमाइलेज अनुपस्थित होता है। उसमें क्या, सारे मांसाहारी जीव में लार एमाइलेज अनुपस्थित होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है कि लार का पीएच मान क्या होता है। तो लार का पीएच मान होता है 6.8। कितना होता है, 6.8 लार का पीएच मान कितना होता है, 6.8। ठीक है, अगर वहीं आपसे पूछ लिया जाए कि दांत और मुंह का पीएच मान कितना होता है, तो दांत और मुंह का पीएच मान 5.5 होता है। एक और ही दांत से संबंधित VBI क्वेश्चन है कि दांत का जो क्षरण है वो कितना पीएच मान से नीचे आ जाएगा कि दांत का सड़ना प्रारंभ हो जाएगा। तो दांत का सड़ना प्रारंभ हो जाएगा अगर पीएच मान दांत का 5.5 से कम हो जाएगा तो दांत का सड़ना प्रारंभ हो जाएगा। इसीलिए सुबह उठते ही टूथपेस्ट करना चाहिए, क्योंकि टूथपेस्ट करने से क्या होता है, टूथपेस्ट में जो है वो किस नेचर का होता है, तो वो बेसिक नेचर का होता है। और सुबह सुबह जब हम लोग सो के उठते हैं तो हमारा मुंह बहुत एसिडिक हो जाता है, रात में खाना खा के सो जाते हैं ऐसे, इसलिए तो कहा जाता है, डॉक्टर सलाह देता है कि रात में खाना खा के ब्रश खा करके सोना चाहिए। इससे क्या होगा कि दांतें कम एसिडिक होगा, और ज़्यादा एसिडिक होने के कारण हमारे दांत सड़ने लगते हैं। इसीलिए सुबह उठ के ब्रश करने से क्या होता है, ब्रश में बेसिक का मात्रा रहता है, और बेसिक की मात्रा होने के कारण उसका एसिडिक मात्रा को मार के और दांत का सही पीएच मान ला देता है, यानी कि 5.5 से ज़्यादा ला देता है, या फिर 5.5, क्योंकि इससे कम होने के बाद दांत सड़ना प्रारंभ हो जाता है। अगर वहीं आपसे पूछ लिया जाए कि ब्लड का पीएच मान कितना होता है, तो ब्लड का पीएच मान होता है 7.4। कितना होता है, 7.4, या फिर 7.35 से 7.45 तक होता है। अगर ऐसे ऑप्शन में मिलेगा तो ठीक है, और नहीं तो फिर 7.4 ऑप्शन में मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग 7.35 से 7.45 या फिर 7.4। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाँ, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि पीएच मान का खोज किसने किया था, तो पीएच स्केल का खोज जो है वो सोरेनसन किए थे। किसने किए थे, सोरेनसन किए थे। और पीएच स्केल का मान क्या होता है, 0 से 14 तक। कितना होता है, 0 से 14 तक। इसके इधर जो भी रहेगा उसका मान एसिडिक होगा। कैसा होगा, एसिड वाला मात्रा होगा। ठीक है, एसिड नेचर का होगा। लेकिन इधर जो होगा वो बेसिक नेचर का होगा। किस नेचर का होगा, बेसिक नेचर का। और जिसका मान 7 रहेगा वो किस नेचर का रहेगा, तो वो उदासीन
नेचर का रहेगा, किस नेचर का रहेगा, उदासीन नेचर का रहेगा। तो जल का पीएच मान कितना होता है, जल का पीएच मान 7 होता है। कितना होता है जल का पीएच मान, जल का पीएच मान 7 होता है। क्या वो आपको पीने में लगता है खट्टा, नहीं। क्या वो क्षारीय लगता है, कड़वा टाइप सा, नहीं लगता है। तो जल का पीएच मान कितना होता है, जल का पीएच मान 7 होता है। और इधर जितना पास आएगा 0 तक उतना ही ज़्यादा उसका एसिडिक नेचर बढ़ते जाएगा, और इधर जितना जाएगा 14 तक उसका बेसिक नेचर बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो पीएच स्केल का मान कहाँ से कहाँ तक होता है, तो 0 से 14 तक होता है। कभी कभी ऑप्शन में देता है क्या 1 से 14 तक, तो नहीं, 0 से 14 तक पीएच स्केल का मान रहता है, ठीक है। तो 7 से इधर वाले जितने पीएच का मान रहेगा 7 से कम वाले वो सारे एसिडिक नेचर का रहेगा, और 7 से 14 तक जितने पीएच मान जिसके भी रहेंगे वो सारे बेसिक नेचर का होंगे, और जो जिसका पीएच मान 7 होगा वो उदासीन नेचर का रहेगा। पीएच स्केल का खोज किसने किया है, तो पीएच स्केल का खोज सोरेनसन के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है, सोरेनसन के द्वारा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है शरीर के किस भाग से रक्त का उत्पादन होता है। तो शरीर के किस भाग से रक्त का उत्पादन होता है, अस्थि मज्जा से। कहाँ से होता है, अस्थि मज्जा से, जिसे बोन मैरो भी कहा जाता है। और इसमें आरबीसी का भी उत्पादन होता है और डब्ल्यूबीसी का भी उत्पादन होता है, ठीक है। आइए ब्लड से संबंधित कुछ और क्वेश्चन को देख लेते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि ब्लड के निर्माण की प्रोसेस को क्या कहा जाता है। तो ब्लड के निर्माण के प्रोसेस को कहा जाता है हीमोपोइसिस। क्या कहा जाता है, हीमोपोइसिस ब्लड के निर्माण की प्रक्रिया को कहा जाता है, ठीक है। अगर वहीं आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे ज़्यादा खून का निर्माण कहाँ होता है, तो सबसे ज़्यादा ब्लड का निर्माण जांघ वाला बोन में होता है और रीढ़ वाला बोन में होता है, ठीक है। कहाँ होता है, क्योंकि ये सबसे लंबा अगर शरीर का सबसे लंबा बोन आपसे पूछ लिया जाए कि शरीर का सबसे लंबा हड्डी कहाँ का होता है, तो हमारे जांघ या थाई का होता है, ठीक है। इसीलिए सबसे ज़्यादा ब्लड का निर्माण भी जांघ की हड्डी में होता है, ठीक है। और इसके बाद रीढ़ की हड्डी में होता है, फिर कोहनी हाथ वाला हड्डी में होता है। ये सब का हड्डी थोड़ा लंबा होता है ना, इसलिए इसमें खून का निर्माण ज़्यादा मात्रा में होता है, ठीक है। अगर वहीं आपसे पूछ लिया जाए कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, तो आरबीसी का औसत जीवन काल यानी कि रेड ब्लड सेल्स का जीवन काल 120 दिन का होता है। कितने दिन का होता है, 120 दिन का। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आरबीसी की मृत्यु कहाँ होती है, तो आरबीसी की मृत्यु होती है प्लीहा में। कहाँ होती है, प्लीहा या स्प्लीन में। और थोड़ी बहुत मात्रा में लीवर में भी इसकी मृत्यु होती है। कहाँ होती है, थोड़ी बहुत मात्रा में लीवर में भी होती है, और मेन इसकी प्लीहा या स्प्लीन में इसकी मृत्यु होती है। प्लीहा को ही स्प्लीन भी कहा जाता है, ठीक है। अगर ऑप्शन में आपको दोनों दे और ऑप्शन में दे दे कि बोथ, तो आप लोग बोथ लगाइएगा। अगर दोनों में से किसी एक को चूज करना होगा तो आप लोग प्लीहा या स्प्लीन को चूज कीजिएगा। किसको चूज कीजिएगा, स्प्लीन को या प्लीहा को चुनिएगा, ठीक है। और दोनों चुनना हो तो लीवर को भी चुन सकते हैं और स्प्लीन को भी चुन सकते हैं, तो वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर चेंज हो जाएगा। आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है, तो आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है प्लीहा को। किसे कहा जाता है, प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। आरबीसी का ब्लड बैंक किसे कहा जाता है, तो ब्लड बैंक कहा जाता है प्लीहा को। किसे कहा जाता है ब्लड बैंक, तो ब्लड बैंक कहा जाता है प्लीहा को, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है विश्व की प्राचीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है, तो विश्व की प्राचीनतम पर्वत श्रेणी अरावली है। कौन सी है, अरावली है। अरावली का निर्माण कब हुआ था, अरावली का निर्माण हुआ था पूर्व कैम्ब्रियन काल में। कब हुआ था, पूर्व कैम्ब्रियन काल में अरावली का निर्माण हुआ था। अगर इसका विस्तार बोलेगा आपसे कि इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो अरावली पर्वत का विस्तार है दिल्ली के रायसीना से गुजरात के अहमदाबाद तक इसका विस्तार है। कहाँ से कहाँ तक है, दिल्ली के रायसीना से गुजरात के अहमदाबाद तक इसका विस्तार है। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान इन गुजरात। अगर राज पूछेगा आपसे कौन कौन से यूटी या राज है, तो दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात में इसका विस्तार है। अगर आपसे ऐसे दो केवल ऑप्शन देके पूछेगा तो कहाँ से कहाँ तक विस्तार है, तो दिल्ली के रायसीना से लेके गुजरात के अहमदाबाद तक इसका विस्तार है, ठीक है। अगर वहीं आपसे पूछ लिया जाए कि अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, तो अरावली पर्वत का सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर है। कौन सा है, गुरु शिखर अरावली पर्वत की सर्वोच्च चोटी है। अरावली एक अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, अरावली एक अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है या फिर घर्षण पर्वत का उदाहरण है। अरावली किस प्रकार का पर्वत है, तो ये एक
वलित पर्वत का उदाहरण है। कैसा उदाहरण है? इस वलित पर्वत का उदाहरण है, ठीक है। या अवशिष्ट पर्वत का भी उदाहरण है। तो आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा क्या पूछ रहा है। वलित अवशिष्ट दोनों देगा तो दोनों हो जाएगा, अवशिष्ट बोलेगा तो अवशिष्ट भी हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपसे ये पूछ लेगा कि अरावली पर्वत पर कौन सा कृत्रिम झील है, तो अरावली पर्वत पर एक नक्की नामक कृत्रिम झील स्थित है। और कहाँ स्थित है? तो अरावली के माउंट आबू पर्वत पर। ये कहाँ पड़ता है माउंट आबू पर्वत? तो ये राजस्थान के अजमेर ज़िला में स्थित है माउंट आबू पर्वत, जो अरावली पर्वत का ही एक भाग है। और इसी पर स्थित है कृत्रिम झील नक्की नामक झील स्थित है, ठीक है। कौन सा झील? नक्की नामक झील माउंट आबू पर्वत पर स्थित है। और माउंट आबू पर्वत अरावली का ही एक भाग है, ठीक है। अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या है? तो गुरु शिखर है। कौन सा है? गुरु शिखर है, ठीक है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत कौन सा है? अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत कौन सा है, तो विश्व की सबसे लंबी पर्वत एंडीज पर्वत है। कौन सा है? एंडीज पर्वत। ये कहाँ है? तो ये दक्षिण अमेरिका में है। कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में। और एंडीज पर्वत का सर्वोच्च चोटी क्या है? तो एंडीज पर्वत का सर्वोच्च चोटी एकांकागुआ है। कौन सा है? एकांकागुआ एंडीज पर्वत का सर्वोच्च चोटी है। अगर वहीं आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि विश्व की सबसे ऊंची पर्वत कौन सी है, तो विश्व की सबसे ऊंची पर्वत हिमालय हो जाएगी। कौन सा? हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत है। और इसका सर्वोच्च चोटी कौन सा है? तो इसका सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट है। कौन सा है? माउंट एवरेस्ट, जो नेपाल में स्थित है। अगर आपसे माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई पूछ लिया जाए तो माउंट एवरेस्ट का ऊंचाई हो जाएगा 8848.86। कौन सा हो जाएगा? इसका ऊंचाई कितना हो जाएगा? 8848.86, या फिर 50 भी दे देगा तब भी सही होगा। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप लोग देख लीजिएगा क्या दे रहा है, लेकिन ज़्यादातर यही देता है ऑप्शन में, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग मार लीजिएगा आंसर, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि प्रायद्वीपीय भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो प्रायद्वीपीय भारत की सर्वोच्च चोटी अनाईमुडी है। कौन सी है? अनाईमुडी प्रायद्वीपीय भारत की सर्वोच्च चोटी है। या फिर आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ लेगा कि पश्चिमी घाट पर्वतमाला का सर्वोच्च चोटी कौन है, तब भी उसका आंसर अनाईमुडी ही हो जाएगा। तो पश्चिमी घाट पर्वतमाला का सर्वोच्च चोटी कौन है? तो पश्चिमी घाट पर्वतमाला का सर्वोच्च चोटी अनाईमुडी है। प्रायद्वीपीय भारत की सर्वोच्च चोटी कौन है? तो वो भी अनाईमुडी है। पूर्वी घाट व पश्चिमी घाट का मिलन स्थल कौन सा है? तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल है नीलगिरी। नीलगिरी का सर्वोच्च चोटी कौन सा है? तो नीलगिरी का सर्वोच्च चोटी है दोदा बेटा। कौन सा है नीलगिरी का सर्वोच्च चोटी? दोदा बेटा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी क्षेत्र को मरुस्थल माना जाएगा यदि वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम हो वहाँ पर, तो ऐसे क्षेत्र को मरुस्थल घोषित कर दिया जाता है। कैसे क्षेत्र को? जहाँ का वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम हो, ठीक है। आइए मरुस्थल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देख लेते हैं। थार मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो थार मरुस्थल भारत और पाकिस्तान के सीमा पर स्थित है। थार मरुस्थल को पाकिस्तान में क्या कहा जाता है? तो थार मरुस्थल को पाकिस्तान में चोलिस्तान नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? चोलिस्तान नाम से थार मरुस्थल को पाकिस्तान में जाना जाता है। वहीं अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि तकला मकान मरुस्थल कहाँ स्थित है, तो तकला मकान मरुस्थल चीन में स्थित है। कहाँ स्थित है? चीन में स्थित है। कालाहारी मरुस्थल कहाँ स्थित है? कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना में स्थित है। कहाँ स्थित है? कालाहारी मरुस्थल कहाँ स्थित है? ये बोत्सवाना में स्थित है। कहाँ स्थित है? बोत्सवाना में कालाहारी मरुस्थल स्थित है। पेंटागोनिया मरुस्थल कहाँ स्थित है? पेंटागोनिया मरुस्थल अर्जेंटीना में स्थित है। आटाकामा मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो आटाकामा मरुस्थल चिली में स्थित है। ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट सैंडी एंड सिम्पसन मरुस्थल कहाँ है? तो ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट सैंडी और सिम्पसन मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, ठीक है। और एकमात्र महादेश कौन सा है जहाँ एक भी मरुस्थल नहीं है? अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि एकमात्र महादेश वो कौन सा है जहाँ पर एक भी मरुस्थल नहीं है, तो वो यूरोप महादेश हो जाएगा, जहाँ एक भी मरुस्थल नहीं है। प्यासी भूमि का देश किसे कहा जाता है? तो प्यासी भूमि का देश ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में अत्यधिक मरुस्थल है, इसीलिए उसे प्यासी भूमि का देश कहा जाता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, पंजाब हिमालय किन दो नदियों के बीच स्थित है? तो पंजाब हिमालय सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच स्थित है। कहाँ स्थित है? सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच स्थित है पंजाब हिमालय। आइए इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नदियों के आधार पर हिमालय को किसके द्वारा बांटा गया था? तो नदियों के आधार पर हिमालय को
4 भागों में सिडनी बुर्राट के द्वारा बांटा गया था। किसके द्वारा बांटा गया था? सिडनी बुर्राट के द्वारा नदियों के आधार पर हिमालय को बांटा गया था। ठीक है, कितने भागों में? 4 भागों में। कौन कौन से? पंजाब हिमालय, कुमायूं या गढ़वाल हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। तो पंजाब हिमालय तो हम लोग क्वेश्चन में देख लिए, सिंधु और सतलज के बीच स्थित है। कुमायूं या गढ़वाल हिमालय किसके बीच स्थित है? तो कुमायूं या गढ़वाल हिमालय सतलज और काली नदी के बीच स्थित है। किसके? सतलज और काली नदी के बीच। जबकि नेपाल हिमालय काली और तीस्ता के बीच स्थित है। असम हिमालय तीस्ता और दिहांग के बीच स्थित है। किसके बीच स्थित है असम हिमालय? तीस्ता और दिहांग के बीच। वहीं एक क्वेश्चन पूछता है कि पंजाब हिमालय का सर्वोच्च चोटी कौन सा है? तो पंजाब हिमालय का सर्वोच्च चोटी K2 है। कौन सा है? पंजाब हिमालय का सर्वोच्च चोटी K2। नेपाल हिमालय का सर्वोच्च चोटी कौन सा है? तो नेपाल हिमालय का सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट है। कहाँ स्थित है? नेपाल में। असम हिमालय का सर्वोच्च चोटी क्या है? तो असम हिमालय का सर्वोच्च चोटी नामचा बड़वा है। कौन सा है? नामचा बड़वा असम हिमालय का सर्वोच्च चोटी है। तो हिमालय के नदियों के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। किसके द्वारा बांटा गया था? सिडनी बुर्राट के द्वारा। कौन कौन से? पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय। आई होप आप लोग इसे नोट जरूर कर रहे होंगे और प्लीज़ नोट जरूर कीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किस दर्रे से होकर ब्रह्मपुत्रा नदी भारत में प्रवेश करती है? तो किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है ब्रह्मपुत्रा नदी? यांग्याप दर्रा। किस दर्रे से? यांग्याप दर्रा से ब्रह्मपुत्रा नदी भारत में प्रवेश करती है। आइए इससे संबंधित कुछ अन्य क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। पहले तो ये दर्रा देख लेते कि दर्रा स्थित कहाँ है। तो ये दर्रा भारत के अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? भारत के अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में और कौन कौन से महत्वपूर्ण दर्रे हैं? तो बोमडीला दर्रा कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। यांग्याप दर्रा तो आप देखे ही, अभी क्वेश्चन ने पूछा जिससे ब्रह्मपुत्रा नदी भारत में प्रवेश करती है, ये भी अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। दीफू दर्रा कहाँ है? दीफू दर्रा भी अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। लिखापानी दर्रा कहाँ है? लिखापानी दर्रा ये भी अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, ब्रह्मपुत्रा नदी कहाँ से निकलती है? तो ब्रह्मपुत्रा नदी तिब्बत में मानसरोवर के पास से आंगसी हिमालय से निकलती है। कहाँ से निकलती? आंगसी हिमानी से निकलती है, जिसे आंगसी ग्लेशियर कहा जाता है। ठीक है, आंगसी ग्लेशियर से ब्रह्मपुत्रा नदी निकलती है। तो आइए 3 नदी ऐसे महत्वपूर्ण है जो भारत के बाहर से निकलता है, हिमालय के उस पार से। कौन कौन से नदी हैं वो? तो ब्रह्मपुत्रा, सिंधु और सतलज, जिसका उद्गम स्थल भारत के बाहर से है, यानी कि हिमालय के उस पार से निकलता है। तो ब्रह्मपुत्रा नदी का उद्गम स्थल तो अभी हम लोग देख लिए, आंगसी हिमालय। कौन सा हिमालय? आंगसी हिमानी। बार बार मैं हिमालय बोल दे रही हूँ। आंगसी हिमानी से ब्रह्मपुत्रा नदी निकलती है। ठीक है, जबकि सिंधु नदी बखरचू हिमालय से निकलती है। कौन सी? बाखरचू हिमानी से सिंधु नदी निकलती है। और सतलज नदी कहाँ से निकलती है? तो सतलज नदी राकसताल झील से निकलती है। कहाँ से निकलती है? राकसताल झील से। और इससे संबंधित भी क्वेश्चन आप लोगों को प्रीवियस ईयर्स में ज़रूर देखने को मिला होगा। मैं एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं पढ़ा रही हूँ जो फालतू के केवल नॉलेज के लिए हो। ठीक है, वो सारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आप लोग को बोलती हूँ बार बार कि आप लोग नोट डाउन जरूर कीजिएगा। वापस से मैं रिपीट कर रही हूँ कि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो आंगसी हिमानी। सिंधु नदी बाखरचू हिमानी से निकलती है, जबकि सतलज नदी राकसताल झील से निकलती है। और ये कहाँ पड़ता है? तो मानसरोवर के निकट। ठीक है, ब्रह्मपुत्रा नदी को एक और नाम से जाना जाता है। कौन सा? थरलुंग जंगबो के नाम से किस नदी को जाना जाता है? थरलुंग जंगबो नाम से ब्रह्मपुत्रा नदी को जाना जाता है। रुकिए लिख दे रही हूँ। थरलुंग जंगबो। थरलुंग जंगबो के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्रा नदी को जाना जाता है। ठीक है, सांगपो के नाम से इसे तिब्बत में जाना जाता है। ब्रह्मपुत्रा नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्रा नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? सांगपो के नाम से तिब्बत में जाना जाता है। दिहांग के नाम से इसे अरुणाचल प्रदेश में जाना जाता है। ब्रह्मपुत्रा नदी को अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? दिहांग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और ब्रह्मपुत्रा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्रा नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? जमुना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जाना जाता है? तो गंगा को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? पद्मा के नाम से जाना जाता है। और जब पद्मा और जमुना बांग्लादेश में मिल जाता है तो
इन दोनों के संगम को क्या कहा जाता है? तो इन दोनों के संगम को मेघना के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? मेघना के नाम से जाना जाता है। अगर पर्टिकुलर किसी एक नदी के बारे में पूछा जाए, जैसे ब्रह्मपुत्रा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो जमुना के नाम से। गंगा को तो पद्मा के नाम से। लेकिन दोनों के संगम को किस नाम से जाना जाता है? तो मेघना के नाम से जाना जाता है। ठीक है। विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप किस नदी द्वारा निर्माण किया गया है? तो ब्रह्मपुत्रा नदी के द्वारा विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप माजुली का निर्माण किया गया है। वहीं अगर विश्व की सबसे छोटी नदी द्वीप किस नदी के द्वारा निर्माण किया गया है? तो इसका निर्माण भी ब्रह्मपुत्रा नदी के द्वारा किया गया। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम उमानंदा है। क्या है? विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली। विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप कौन सा है? उमानंदा, जिसका निर्माण ब्रह्मपुत्रा के द्वारा किया गया और दोनों स्थित है असम में। कहाँ? भारत के राज्य असम में स्थित है। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, देखिए ये क्वेश्चन मिल ही गया देखने को। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो जस्ट अभी मैं ऊपर बताई माजुली द्वीप। कौन सा है? माजुली द्वीप। कहाँ स्थित है? असम में। असम में माजुली द्वीप स्थित है और उमानंदा भी असम में ही स्थित है और दोनों का निर्माण ब्रह्मपुत्रा नदी से हुआ है। ठीक है। और माजुली द्वीप को तो असम ने अपना सांस्कृतिक राजधानी भी घोषित कर चुका है। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, भारत के कितने राज्य पड़ोसी देश नेपाल के साथ सीमा लगाता है? तो भारत का कितना राज्य नेपाल से सीमा लगाता है? कुल 5 राज्य। कितना? 5 राज्य। कौन कौन सा राज्य है वो? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम का सीमा नेपाल के साथ लगता है। कौन कौन सा राज्य है? उत्तराखंड, यूपी, पश्चिम बंगाल, बिहार और सिक्किम। ये पांचों देश का सीमा नेपाल से लगता है। वहीं अगर भूटान से पूछा जाए कि भूटान से कितने भारत के राज्यों का सीमा लगता है? तो कुल 4 राज्यों का सीमा भूटान से लगता है। कौन कौन सा? सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश का। किसका सीमा लगता है? सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश का सीमा भूटान से लगता है। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि केवल एक देश से सीमा लगाने वाले भारत के कितने राज्य हैं? तो केवल एक देश से, शायद एक क्वेश्चन भी है नीचे। हाँ है, तो आइए देख लेते हैं। यहाँ भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जो केवल एक देश के साथ सीमा लगाता है? तो केवल एक देश के साथ सीमा लगाने वाले भारत के 10 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 10 राज्य। कौन कौन से राज्य हैं वो? तो राजस्थान, गुजरात, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय और हिमाचल प्रदेश। ये भारत के 10 राज्य ऐसे हैं जिसकी सीमा केवल एक देश से लगती है और एक केंद्र शासित प्रदेश भी है। कौन सा केंद्र शासित प्रदेश? तो जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी सीमा केवल एक राज्य से लगता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कितने ऐसे भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं जिसका सीमा केवल एक देश से लगता है, तो इसका आंसर 11 हो जाएगा। अगर राज्य पूछेगा तो 10 हो जाएगा, लेकिन उसमें केंद्र शासित प्रदेश जोड़ देगा तो उसका आंसर 11 हो जाएगा। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आइए म्यांमार से सीमा कितने राज्यों का लगता है ये भी देख लेते हैं। तो भारत के 4 ऐसे राज्य हैं जिसकी सीमा म्यांमार से लगता है। कौन कौन सा? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। कौन कौन सा? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 ईस्ट रीज कहाँ स्थित है? तो 19 ईस्ट रीज हिंद महासागर में स्थित है। कहाँ स्थित है? हिंद महासागर में। भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार प्रतापगढ़ में स्थित है। ये प्रतापगढ़ कहाँ पड़ता है? तो प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है। आइए इससे संबंधित कुछ और क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि बर्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो बर्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से सलीम अली को जाना जाता है। किसे जाना जाता है? सलीम अली को बर्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सलीम अली को। अगर वहीं आपसे पूछ लिया जाए कि टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से कैलाश सांखला को जाना जाता है। किसे जाना जाता है? कैलाश सांखला को। डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया के नाम से रविंद्र कुमार सिंह को जाना जाता है। किसे जाना जाता है? रविंद्र कुमार सिंह को। एलिफेंट मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो एलिफेंट मैन ऑफ इंडिया के नाम से अजय देसाई को जाना जाता है। किसे जाना जाता है? अजय देसाई को। इकोलॉजिकल मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है?
इकोलॉजिकल मैन ऑफ इंडिया के नाम से रामदेव मिश्र को जाना जाता है। किसे जाना जाता है? रामदेव मिश्र को जाना जाता है। वाटर मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो वाटर मैन ऑफ इंडिया के नाम से राजेंद्र सिंह को जाना जाता है। किसे जाना जाता है? राजेंद्र सिंह को। फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है जादव पोयोंग को। किसे जाना जाता है? जादव पोयोंग को फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगर वहीं आपसे पूछ लिया जाए कि इस क्वेश्चन में मुझे कन्फ्यूजन हो रही है, ठीक है, फॉरेस्ट वाला आप रहने दीजिए, मुझे कन्फ्यूजन हो रही है कि शायद जादव पोयोंग होंगे कि नहीं होंगे, शायद हाँ जादव पोयोंग ही होंगे, पक्का जादव पोयोंग ही होना चाहिए। ट्री मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो आप लोग एक बार गूगल में भी देख लीजिएगा कि फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है। हालांकि जादव पोयोंग ही होना चाहिए, फिर भी आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा। ट्री मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? ट्री मैन ऑफ इंडिया के नाम से विष्णु लांबा को जाना जाता है। किसे जाना जाता है? विष्णु लांबा को जाना जाता है। रॉकेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो रॉकेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से के शिवम को जाना जाता है। किसे जाना जाता है? के शिवम को जाना जाता है रॉकेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से APJ अब्दुल कलाम को जाना जाता है। किसे जाना जाता है? APJ अब्दुल कलाम के नाम से। APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। मिसाइल वोमेन के नाम से किसे जाना जाता है? मिसाइल वोमेन ऑफ इंडिया के नाम से। तो मिसाइल वोमेन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? टेसी थॉमस को। किसे जाना जाता है? टेसी थॉमस को। ठीक है, माउंट मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो माउंट मैन ऑफ इंडिया के नाम से दशरथ मांझी को जाना जाता है। किसे जाना जाता है? माउंट मैन ऑफ इंडिया के नाम से दशरथ मांझी को। ठीक है, अगर वहीं आपसे पूछ लिया जाए कि टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से बिंदेश्वरी पाठक को जाना जाता है। किसे जाना जाता है? बिंदेश्वरी पाठक को, जिसे 2024 में पद्म विभूषण अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। ये बिहार के हैं। ठीक है, वहीं अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आइस मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो आइस मैन ऑफ इंडिया के नाम से चुआंग नोरफिस को जाना जाता है। किसे जाना जाता है? चुआंग चुआंग नोरफिस को आइस मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि खनिज पदार्थ अवरक के उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? तो अगर उत्पादन बोल देगा तो इसका आंसर आंध्र प्रदेश हो जाएगा, क्योंकि वर्तमान में अवरक का सर्वाधिक उत्पादन आंध्र प्रदेश के द्वारा ही किया जाता है। लेकिन अगर वही आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि अवरक के भंडारण में सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है, तो उसका आंसर झारखंड हो जाएगा। ठीक है, कौन सा आंसर हो जाएगा? झारखंड। अवरक के राजधानी के रूप में किसे जाना जाता है? तो अवरक का राजधानी के रूप में कोडरमा को जाना जाता है। किसे जाना जाता है? झारखंड का एक शहर कोडरमा है, जिसे अवरक की राजधानी के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन यहीं समाप्त होता है। आगे जितने क्वेश्चन है वो मैं अगले वीडियो में देखूंगी। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।